बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मैं हूं मंजुला चौधरी और आप देख रहे हैं एडुहैप। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात हो रही है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि भाई इंडियन इकोनॉमी का सेक्टर बोला तो क्या, सेक्टर का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, सेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रुप। जब आप कुछ चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो, मीनिंगफुल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो, तो आप उसे क्या कहते हो, उसे कहते हो सेक्टर। समझ में आ रहा है। तो आपके चैप्टर में भी इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उन्होंने एक कैटेगरी ली है और उसके अकॉर्डिंगली डिवीजन किया है। जैसे अगर सोचिए हम स्कूल में एक क्लासरूम के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पे स्टूडेंट्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं, अगर मैं वहां पे ग्रुप बनाना चाहती हूं तो कैटेगरी वाइज बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं। जैसे अगर मुझे ग्रुप बनाना है स्टडी से रिलेटेड कि कौन सा बच्चा स्कॉलर है, कौन सा एवरेज है, कौन सा क्या बोलते हैं उसे, डम है, ठीक है, या कम है पढ़ाई में, तो उस हिसाब से मेरी 3 कैटेगरी बन गई। अगर मुझे कैटेगराइज करना है बच्चों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि कौन सा बच्चा बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में, कौन सा एवरेज है और किसको बिल्कुल स्पोर्ट्स पसंद ही नहीं है, तो वैसे भी मैं कैटेगराइज कर सकती हूं। तो मैं सेम क्लास को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकती हूं, उनका ग्रुप बना सकती हूं। अगर मैं एजुकेशन के हिसाब से देखूं, उनकी पढ़ाई के हिसाब से देखूं, तो वो ग्रुप बन सकता है। अगर मैं स्पोर्ट्स के हिसाब से देखूं तो मैं ग्रुप बना सकती हूं। अगर मैं देखूं कि कल्चरल एक्टिविटीज में कौन सा बच्चा है जो ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, कौन सा बच्चा है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उस हिसाब से भी मैं क्या कर सकती हूं, डिवीजन कर सकती हूं। मतलब बेसिकली क्या है, अगर मुझे एक यूनिट दे दे, जैसे मुझे अगर आप 60 स्टूडेंट्स दे रहे हो, तो मैं उनका ग्रुपिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकती हूं। ठीक है, जब मुझे यह देखना हो कि कौन सा बच्चा है जो हमेशा आता है, अटेंडेंस देखना हो, तो मैं अटेंडेंस वाइज भी डिवाइड कर सकती हूं कि किसका 80% है, किसका 80 to 50% है और किसका 50 से कम है। तो यहां पे अगेन मैंने क्या कर लिया, सेम स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो एक आधा बच्चा कोई ऐसा भी हो सकता है जो हर ग्रुप में आ रहा है। अगर मैं बात कर, सारे बच्चे एक्चुअली हर ग्रुप में आ जाएंगे। अगर मैं बात कर रही हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, तो हो सकता है कि कोई बच्चा हो जो बहुत ज्यादा अच्छा स्पोर्ट्स खेलता हो और वो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है। वही बच्चे का अटेंडेंस बहुत बुरा है, तो वो जब हम अटेंडेंस की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वो 3rd कैटेगरी में आ रहा है। वही बच्चा कल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, एवरेज है, तो कल्चरल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली अगर मैं ग्रुप बना रही हूँ तो वही बच्चा 2nd कैटेगरी में आ रहा है। समझ में आ रहा है। मतलब क्या है कि आप एक ही चीज को अपने कैटेगरी वाइज अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हो। वैसा ही सेम इस चैप्टर में भी आपको बताया गया है। इस चैप्टर में भी उन्होंने ग्रुपिंग की है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, एंड वहां पे ग्रुपिंग करते वक्त उन्होंने बताया भी है कि ये ग्रुपिंग उन्होंने किस बेसिस पे कही है। ठीक है, तो वही आपको ग्रुपिंग पढ़नी है इस चैप्टर में, बस और कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो यहां पे आपको दिख जाएगी आपकी ग्रुपिंग। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है भाई, वो कह रहे हैं पहला ग्रुपिंग हुआ है ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज, कहां से कितना पैसा आ रहा है। तो वो ग्रुपिंग में उन्होंने कैटेगरी डाली है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। फिर उन्होंने एक और बार ग्रुपिंग की जहां पे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करना चाहा। तो उन्होंने ग्रुपिंग कैसे की है, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर उन्होंने एक और ग्रुपिंग की है जहां पे उन्होंने बताया है एज पर ओनरशिप, और वहां पे क्या क्या आ गया है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो यही सारे सेक्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं। 3 + 2 5 + 2 7, यही 7 सेक्टर्स के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है मैम, ये जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, ये इकोनॉमिक कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, ये नेचर ऑफ इकोनॉमी है, ये ओनरशिप है, ये हमको याद रखना है क्या? यस। जब आपको 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उस टाइम पे आप ये कैटेगराइज करके अगर अपना आंसर लिखोगे तो सामने वाले टीचर को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दोगे कि आपको इतना डिटेल में पता है ऐसा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इवन ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी पूछा जा सकता है कि नेम द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, 1 सेंटेंस। तो आपको पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब बात हो रही है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। अगर वो कहेंगे नेम द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 3 आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। एंड सेम तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि ये स्लाइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सेक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। पहले सिर्फ इसी के बारे में नॉलेज गेन करेंगे, फिर इस पे और फिर उस पे जाएंगे। ठीक है, चल अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसका एक और नाम है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर रही हूं प्राइमरी सेक्टर के बारे में, तो इसको एक और नाम दिया गया है जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर को एक और नाम दिया गया है, वो क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ इमेजेस है, जैसे यहां पे डेयरी के बारे में बात की जा रही है, फिशिंग के बारे में बात की जा रही है, यहां पे एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, यहां पे फॉरेस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। एक चीज है जो कॉमन है, वो क्या है कि यहां पे जो भी चीजें यूज हो रही है, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, चाहे वो फिशिंग हो, हर कोई क्या कर रहा है? सीधा सीधा नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहा है। अब जैसे फिशरमैन है, वो क्या करेगा? वो नदी के पास जाएगा, वो अपना जाला फेंकेगा, फिश को पकड़ेगा, आएगा, मार्केट में सेल कर देगा। क्या वो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं। ठीक है, तो वो किसके अंडर आ रहा है? वो आ रहा है हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री में अगर आप सोचिए, हम बात कर रहे हैं कि ठीक है चलो फ्रूट्स तोड़ लिए। ठीक है, फॉरेस्ट में क्या हुआ है? बहुत सारे ट्रीज है, वहां से मैंने कुछ फ्रूट्स को तोड़ा है, मैंने इकट्ठा किया है, मार्केट में जा रही हूं, उसको बेच रही हूं। नो मॉडिफिकेशन, नो अल्टरेशन डन। तो मैं उसको भी क्या कैटेगरी में डालूंगी? उसको भी मैं डालूंगी प्राइमरी सेक्टर में। मतलब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यूज करोगे नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन, तो फिर उन चीजों को हम क्या कहेंगे कि दे कम अंडर प्राइमरी सेक्टर्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चलो सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। सेकेंडरी सेक्टर में हमें क्या दिख रहा है? हमें टी शर्ट दिख रहा है, हमें बिस्किट दिख रहा है, हमें चेयर दिख रहा है, हमें कार दिख रही है। तो मैम इसका पहले आप बताइए कि दूसरा कोई नाम है क्या? हाँ, क्या नाम है इसका दूसरा? या तो आप इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, नाम का पता चल गया। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या चीज है? सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है? यहां पे आप देखेंगे तो मॉडिफिकेशन हुआ है। जैसे यहां से अगर मैं फॉरेस्ट्री की बात करूं, तो यहां से क्या हुआ? आपने वुड यूज किया सो दैट आप उसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, फॉर एग्जाम्पल चेयर। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपने यहां पे क्या यूज कर सकते हैं? हाँ, मिल्क यूज किया, और ये मिल्क से आपने क्या बनाया? कुछ और चीजें ऐड करके बिस्किट। समझ में आ रहा है आपको? मतलब सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है? हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर के आइटम्स को बेस रखता है और उसको मॉडिफाई करता है इन डिफरेंट फॉर्म। मैन्युफैक्चर करता है, उसको डिफरेंट फॉर्म देता है। तो वैसे सेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर्स बोलते हैं, जहां पे आप यूज कर रहे हो प्राइमरी सेक्टर का आइटम और उसको मॉडिफाई करके उसको एक नया रूप दे रहे हो। क्लियर है? अब हम आते हैं टर्शरी सेक्टर के ऊपर। टर्शरी सेक्टर में भी पहले तो मैं आपको बता दूं उसका दूसरा नाम भी है, जो कि क्या है? सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर है। अच्छा, मतलब क्या करते हैं? वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिखता है डॉक्टर, यहां पे आपको दिख रहा है लॉयर, जैसे यहां पे ये ट्रेन है तो ट्रेन का ड्राइवर। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप जाते हो ऑफिस जा रहे हो और आपने ऑटो रिक्शा को रोका, तो ऑटो रिक्शा वाला रुका है, आपने उसको बोला कि भाई मेरे को स्टेशन तक छोड़ दो। वो बंदा जाके आपको स्टेशन तक छोड़ा, आपने उसको पैसा दे दिया। तो वो बंदे ने एक्चुअली क्या किया है? आपको सर्विस प्रोवाइड किया है यहां से वहां पहुंचाने का। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो आएगा टर्शरी सेक्टर में। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये बेसिक चीजें तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे इमेजेस डाली है सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें कि भाई प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है एंड टर्शरी सेक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे वन बाय वन।
लेट्स सी, सबसे पहला हम देखने वाले हैं 3 सेक्टर्स में प्राइमरी सेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी फोटो दी गई है। जैसे यहाँ पे काऊ दिखाया जा रहा है, तो उनका मिल्क, डायरेक्टली आपने मिल्क निकाला है और आपने बेचा है, तो वो कहाँ आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। आपने फिशेस को पकड़ा है और उसको बिना अल्टर किया आपने सीधा सीधा बेचा है, तो वो भी क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मुर्गियां हैं, उसके अंडे सीधा सीधा आपने बेच दिया, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है वो क्या क्या है, देखिए। सबसे पहले तो उनका नाम, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो चीज है वो ये कि इसमें क्या यूज होता है। तो इसमें क्या यूज होता है? नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये मोस्टली क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। एंड लास्ट में उसका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। अब बात आ जाती है अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड है मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि यू डोंट नो दी स्टेप्स, यू डोंट नो कि फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ क्या है। समझ में आ रहा है? नहीं, चलो ठीक है। एक एग्जांपल देती हूं। जैसे सोचो, हाँ, आज आपका पढ़ाई का मूड है, ठीक है। आज आपने सोचा चलिए यार बैठ के पढ़ाई करते हैं, थोड़ी सी मैम का वीडियो देख लिया, बड़ा मजा आया, चलो बैठ के पढ़ाई करते हैं। आपने पहले तो जगह ढूंढी कि कहां बैठ के पढ़ाई की जाए, ठीक है। आपकी जगह फिक्स नहीं है, आपने जगह ढूंढी, तो आपने बोला चलो ठीक है ये साइड के टेबल पे बैठ जाते हैं। आप वहां पे जाके बैठ गए, आपने फिर बुक ली, बुक आप ला के रख दिए। फिर उसके बाद आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो आपको याद है कि अरे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फिर आप क्या कर रहे हो? हाईलाइटर ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो जगह नहीं है ना आपकी पढ़ने की, तो वहां पे तो चीजें अवेलेबल नहीं है। फिर आप हाईलाइटर ढूंढ रहे हो, फिर जाके आपको एक हाईलाइटर मिला, आप लेकर आए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऐसा लगा कि यार ये पॉइंट को ना एक टेबल फॉर्म में करेंगे ना तो जल्दी इजी समझ में आ जाएगा। आप जाके स्केल ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिली, आपने सोचा चल ठीक है छोड़, जाने दे, नहीं मिल रहा जाने दे, वैसे ही कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको आप पेंसिल से लिख रहे थे फॉर एग्जाम्पल, और एकदम से निब टूट गई। अब आपको शार्पनर चाहिए पर आपको नहीं मिल रहा, तो आपका मूड खराब हो गया, अरे यार अभी पेंसिल भी टूट गई है, पेन से मार्किंग कैसे करूंगा टेक्स्ट बुक में, चल छोड़ जाने दे, कल पढ़ता हूं। तो क्या हुआ है यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था, यहाँ पे चीजें प्रेजेंट नहीं थी, यहाँ पे आपने पहले से ही प्लान नहीं किया था कि क्या चीज कैसे करनी है, आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, या फिर आपने सोचा था बट चीजें अवेलेबल ही नहीं थी, तो आपने इसको क्या कहेंगे? अनऑर्गेनाइज्ड कहेंगे। कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था। वहीं अगर आप सोचिए, अगर मैं एग्जाम टाइम की बात करूं तो क्या होता है? प्लेस डिसाइड होती है, वहां पे ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल होती है, बुक्स होते हैं, रफ बुक्स होते हैं, पेंसिल, रबर, शार्पनर, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो उस टाइम पे मैं क्या कहूंगी कि आपका जो डेस्क है वो क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है, सारी चीजें अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मिसिंग है और आप उसको ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी है, यहां पर भी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेम चीज है कि अगर सारी चीजें अवेलेबल है, सिस्टमैटिक वे में अवेलेबल है, यू नो व्हाट इज टू बी डन आफ्टर दिस, तो आप बोलते हो कि सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। और अनऑर्गेनाइज्ड कब होता है? व्हेन यू डोंट हैव द फैसिलिटीज, व्हेन आप चीजें चाहते हो बट हो नहीं रही हैं क्योंकि आपके पास अवेलेबल नहीं है, व्हेन यू डोंट नो कि इसके बाद क्या करना है, तो आप उसको क्या कहते हो? अनऑर्गेनाइज्ड। अब अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं तो वहां पे मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ। जैसे सोचिए अगर मैंने आज जो है प्याज उगाया है, ठीक है, मेरा कल्टीवेशन पूरा हो गया, मैंने पूरी बोनी में भर के रख दिया है, अब मुझे ये मार्केट में जाके सेल करना है। द प्रॉब्लम इज ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी नहीं है मेरे पास। इस बार कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हुआ है, पिछली बार कम था, मेरी गाड़ी बहुत छोटी सी है, इस बार मेरा बहुत ज्यादा कल्टीवेशन हुआ है विच आई एम सो हैप्पी अबाउट, बट मेरे पास गाड़ी नहीं है कि मैं इसको मंडी तक पहुंचा पाऊं, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल हो सकता है कि चलो मैंने मंडी तक पहुंचा दिया, वहां पे मुझे दाम जो है वो बहुत कम मिले, जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हुआ। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने सोचा है कि अभी नहीं बेचूंगा, थोड़े टाइम बाद बेचूंगा, लेकिन उसको स्टोर करके रखने के लिए मेरे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो फिर यहां पे मैं क्या बोल सकती हूं कि कुछ भी सिस्टमैटिक वे में हो ही नहीं रहा, कभी कुछ नहीं है तो कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ कम मिल रहा है तो कभी कुछ ज्यादा मिल रहा है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकती हूं कि कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सब कुछ कैसा है? ज्यादातर टाइम अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। जिसके पास अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटीज होती है वो उसको यूटिलाइज कर पाता है, जिसके पास नहीं होती है वो नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? अनऑर्गेनाइज्ड में और क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी कल्टीवेशन करना था, मैं बारिश के ऊपर डिपेंडेंट था और बारिश नहीं हुई,
या फिर बारिश बहुत ज्यादा हो गई और मेरे क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो अगेन यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे कि भाई प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर है। फिर हम दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में क्या यूज किया जाता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर कैसा है, तो वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। एंड देन फोर्थ पॉइंट हमारा आएगा सीधा सीधा उसका एग्जाम्पल्स। क्लियर है, चलो गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ही है, मतलब पॉइंट्स जो है वो सिमिलर होंगे, अंदर का एक्सप्लेनेशन अलग होगा। तो यहां पे अगर आप फोटो देखो तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रही है एक इंडस्ट्री है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे अच्छे से बॉक्सेस रखे हुए हैं, पूरा सिस्टमैटिक वे में है, कहाँ से आपको ट्रॉली लेकर आनी जानी है, कहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट होने के बाद रखना है, सब कुछ आपको प्रॉपरली डिफाइंड रहता है। ठीक है, तो अब जब सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये कि उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, आप नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करते हो एज अ बेस एंड कन्वर्ट करते हो उसको इन डिफरेंट अदर फॉर्म। बराबर है, जैसे आपने वुड को यूज किया और उससे क्या बन गया, चेयर। जैसे आपने व्हीट को यूज किया, फ्लोर को यूज किया और उससे क्या बन गया आपका, बिस्किट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये कहां आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर कैसा होता है, इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। बराबर है, क्योंकि यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि अनऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, इसको कहां रखना है, आज वहां रख दे, कल वहां रख दे, परसों उधर रख दे, ऐसा है क्या, नहीं। जगह फिक्स्ड है कि फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है, वो उसी कमरे में जाएगा, वो उसी जगह पे रखा जाएगा। एवरीथिंग इज फिक्स्ड। कितना, अगर मुझे बिस्किट बनानी है तो मुझे कितना क्या चीज यूज करना है, ये भी एकदम फिक्स्ड है। कहां पे कौन सा बंदा आके क्या काम करने वाला है, ये भी एकदम फिक्स्ड है। स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर है, ये भी वेल डिफाइंड है। तो मैं इसको क्या कहूंगी कि ये क्या है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। बराबर है। अब यहां पे हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने बताई है कि भाई इंडस्ट्रीज कैसी कैसी हो सकती है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो सकती है, मल्टीनेशनल कंपनीज हो सकती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो सकती है, वगैरह वगैरह। क्लियर है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, जैसे शुगर केन कन्वर्टेड इंटू शुगर और जैगरी, जैसे वुड कन्वर्टेड इंटू चेयर, राइट, जैसे मिल्क कन्वर्टेड इंटू, मिल्क को किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, हम लोग दही बना सकते हैं, यस, है ना। वो लस्सी नहीं आती बड़ा बड़ा पैकेट, तो वो भी क्या है, मॉडिफाइड वर्जन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हमारा टर्शरी सेक्टर। नाउ टर्शरी सेक्टर में कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो वही है कि उसका दूसरा नाम, कोई नाम है क्या, तो उसका दूसरा नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, बंदा क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको, हेल्प करता है। हेल्प किसको करता है भाई, हेल्प करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा वो हम आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में दिखाएंगे। बस इतना याद रखिए कि टर्शरी सेक्टर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प भी करता है। ठीक है, टर्शरी सेक्टर कैसा है, वो एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वहां पर भी होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे हम क्या क्या ले सकते हैं, आप क्योंकि सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए आपको ये इमेज में बहुत सारी चीजें दिख जाएगी। जैसे देखिए टीचर, जैसे आपका टैक्सी ड्राइवर, ठीक है, जैसे ये क्या है भाई, हाँ, जैसे यहाँ पे आ रहा है फादर, जैसे यहाँ पे आ रहा है डॉक्टर, जैसे यहाँ पे है पुलिस, जैसे यहाँ पे एटीएम, क्या ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना आपको। जैसे यहाँ पे पायलट क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे पोस्टमैन क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे कॉल सेंटर्स क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ सकता है, टीचर आ सकता है, डॉक्टर आ सकता है, लॉयर आ सकता है, टैक्सी ड्राइवर आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। आपको बस ये देखना है कि वो चीजें डालो जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब यहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो सर्विसेज होती हैं ये कैसी होती है, नॉन फिजिकल प्रोडक्ट होती है, इनको आप छू नहीं सकते। ठीक है, इट इज नॉट टचेबल।
ठीक है। अब जैसे ऑटो वाले ने आपको यहां से वहां तक पहुंचा दिया, उसने आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो उसकी सर्विस को आपने छुआ क्या? नहीं, आप बस उसकी ऑटो में बैठे हो और उसने आपको यहां से वहां पहुंचा दिया। समझ में आ रहा है? तो सर्विस सेक्टर में जो चीजें होती है, दे आर व्हाट? दे आर नॉन फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी टच्ड। जैसे एग्जांपल, अगर मैं हेयर कट के लिए जा रही हूं तो मेरे बालों को टच किया जा सकता है, पर उसके वो जो मुझे कट दे रहा है, उसका वो जो टैलेंट है, उसको टच किया जा सकता है क्या? नहीं, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर बेस कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर क्या होता है एंड सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। अब जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं वो है इन तीनों का कंपैरिजन। ठीक है मैम, कंपैरिजन क्यों करना है? कंपैरिजन इसलिए करना है ताकि आप एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों चीजें, क्या ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है क्या? ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो है हमारा इंटरडिपेंडेंट। ये हमारा क्वेश्चन है कि तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यस और नो। क्या ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यस और नो? इसका आंसर देने के लिए हमने ये इमेज रखी है जहां पे हमें क्या बताया जा रहा है। पहले वो कह रहे हैं कि भाई देखो ये प्राइमरी सेक्टर है, यहां से आपको मिला ये रॉ मटेरियल जो है व्हीट, ठीक है, उसको आपने यूज किया, थोड़ा मैन्युफैक्चर करके उससे बिस्किट बना लिया। बिस्किट जब आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो वो सेकेंडरी सेक्टर पे आ गया। तो मतलब सेकेंडरी सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है? वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है कि प्राइमरी सेक्टर से अगर चीज मिलेगी तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, एक बार इसने सारे मॉडिफिकेशन कर दिया और फिनिश प्रोडक्ट बिस्किट बना लिया, तो जरूरी क्या है कि यही बिस्किट कहां जाना चाहिए? मार्केट के अंदर, है ना। अब मैं बिस्किट बना के अपने कंपनी में रख के रखूंगी तो क्या फायदा है, या मैं अपने गोडाउन में रख के रखूंगी, स्टोरेज में रख के रखूंगी तो फायदा क्या है? मुझे चाहिए कि वो चीज जो मैंने बनाई है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचे, मार्केट में पहुंचे। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं बंदे को बुला रही हूं और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो मैं यूज कर रही हूं ताकि मेरा प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंच पाए। तो मतलब मैं यहां पे क्या कर रही हूं, मैं यूज कर रही हूं सर्विस, बोला तो मैं आ गई हूं टर्शरी सेक्टर पे। मतलब इस एग्जांपल से ही, इस एक एग्जांपल से ही हम समझ सकते हैं कि ये तीनों सेक्टर्स कैसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बराबर। क्योंकि अगर सेकेंडरी सेक्टर को कुछ बनाना है तो प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट उसको चाहिए ही चाहिए। अगर टर्शरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करनी है तो कहीं ना कहीं उसको भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जरूरत पड़ेगी। टर्शरी सेक्टर खैर ऐसा भी बोला जा सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकता है, जैसे आईटी कंपनीज होती हैं, जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, वहां पे उसको कोई सेकेंडरी सेक्टर, कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, राइट। बट फिर भी हमको ये देखना है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ हद तक टर्शरी सेक्टर भी जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे अगर प्राइमरी सेक्टर में मैंने ग्रेन्स बनाए हैं, मैंने चावल उगाए हैं और मुझे उसको मंडी पे पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगी? टर्शरी सेक्टर का इस्तेमाल, इसका सर्विस प्रोवाइड लूंगी, बराबर है। जैसे सेकेंडरी सेक्टर में कोई चीज बनी है, अगर उसको बनने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है तो वो किसका इस्तेमाल करेगा? प्राइमरी सेक्टर का। समझ में आ रहा है ना। तो सेकेंडरी से भी प्राइमरी टर्शरी में जा सकते हैं, प्राइमरी में से भी टर्शरी में जा सकते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में जा सकते हैं। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये सभी क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया। क्वेश्चन क्या था? कंपैरिजन क्यों करना है? ताकि हम ये समझ पाए कि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है या नहीं, और हमें हमारा आंसर मिल गया कि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, अब जब बात आ रही है कंपैरिजन और बात आ रही है इन तीनों की साथ में बात करने की, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है अब, जो कि है हमारा जीडीपी। ठीक है, अब हमें किसके ऊपर बात करनी है? हमें बात करनी है जीडीपी के ऊपर। ठीक है, जीडीपी के ऊपर क्यों बात करनी है बताती हूं, पहले उसका फुल फॉर्म तो पता कर ले। जीडीपी मतलब क्या है? वेरी गुड, क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बराबर। चलो तो मैं यहां पे लिख लेती हूं ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, फुल फॉर्म लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम बात कर रहे थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के ऊपर, आप ये अचानक से जीडीपी कहां से ले आए? जीडीपी यहां पे इसलिए आ गई है क्योंकि आप नाम भूल जा रहे हो। नाम क्या है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब इंडियन इकोनॉमी की बात आती है और उसके कैलकुलेशन की बात आती है तो नाम आ जाता है जीडीपी का। ठीक है, जीडीपी का कैलकुलेशन ही बताता है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, नेगेटिव में जा रही है। जैसे आपको पता होगा कोविड के टाइम पे नेगेटिव चली गई थी, बराबर है। तो इसलिए यहां पे जीडीपी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप बात कर रहे हो इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ओके, तो अब जब हम यहाँ पे जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि जीडीपी का फुल फॉर्म भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, मतलब आपको जीडीपी को साइडलाइन नहीं कर सकते, उसी के बारे में बात चल रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए बच्चा क्या करना पड़ता है? हमको तीनों सेक्टर्स, हमको क्या लेना होता है? हमको टोटल ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स लेना होता है। हमको क्या लेना होता है? हमको टोटल वैल्यू ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स लेना होता है। मतलब क्या? मतलब आप ये समझो फॉर एग्जांपल कि प्राइमरी सेक्टर से सोचो 30 रुपए जनरेट हुए थे टोटल, सेकेंडरी से 70 हुए एंड टर्शरी से फॉर एग्जांपल 100 हुए। तो अब मुझे जब कैलकुलेशन करना है जीडीपी का तो मैं कैसे करूंगी? मैं करूंगी 30 + 70 + 100 बोला तो 200। ठीक है, ये बेसिक चीज बता रही हूं क्योंकि आपको इतना डिटेल में नॉलेज की गेन की जरूरत नहीं है, मैं बस डेफिनेशन बता रही हूं। ठीक है, तो अगर मैं पूछती हूँ कि व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ईच सेक्टर इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगर मैं साल 2021 की बात कर रही हूं तो उस साल तीनों सेक्टर्स ने इंडिविजुअली कितना कितना जनरेट किया है, प्रोडक्शन किया है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जब मैं टोटल लेती हूं तो फिर मुझे क्या मिलता है? मेरा जीडीपी मिल जाता है। ठीक है, अब जब यहां पे बात हो रही है टोटल के बारे में तो मतलब बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है वैल्यू के बारे में, अमाउंट के बारे में। अब जब आपको वैल्यू निकालना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि जीडीपी के कैलकुलेशन के टाइम पे आप जो वैल्यू लेते हो वो कौन सा वैल्यू होता है? वो होता है आपका, रुको जरा नीचे लिखना पड़ेगा ना थोड़ा सा, 1 मिनट। तो वैल्यू जो आप लिखते हो वो आपका कौन सा वैल्यू होता है? वो आपका होता है फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मतलब क्या है मैम? मतलब ये है कि अगर आप सोचिए मुझे एक प्रोडक्ट, जैसे यहां पे यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बिस्किट। ठीक है, अब सोचिए कि जब प्राइमरी सेक्टर में काम चल रहा था, जब प्राइमरी सेक्टर में काम चल रहा था और उन्होंने जब ये ग्रेन्स उगाए तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर को क्या किया होगा? बेचा होगा। सही बात है। तो आप ये सोच के चलो कि ये जो ग्रेन्स उगे थे ये फॉर एग्जांपल्स उन्होंने 8 रुपीज पर केजी में बेचा। ठीक है, तो आप ऐसा मान के चलो इसने 1 केजी लिया है और 8 रुपए का इसने सामान लिया। अब इसके पास जो सामान आया है वो कैसा है? 8 रुपए का है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया? इसने उसको मैन्युफैक्चर किया, बराबर है, इसने उसको मैन्युफैक्चर किया और भी चीजें ऐड करके बिस्किट बना लिया। ठीक है, या फिर चलो हम पूरा लाइन से चलते, रुको मैं आपको ना एक और एग्जांपल देती हूं, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो यहां पर मैं आपको बताती हूँ इमेज में कैसे ना बहुत सारी चीजें हैं ना, फिर अपने को समझ में नहीं आएगा। अब आप ये सोचिए कि यहां पे पहला फार्मर, ठीक है, फार्मर ने क्या किया है? ग्रेन्स उगाया, फिर उसने क्या किया? इसको सेल किया, कितने में बेचा? 8 रुपीज पर केजी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? इस ग्रेन को किस में कन्वर्ट किया गया? फ्लोर में, आटा बनाया गया, है ना। फिर वो आटे का एक कंपनी थी जहां पे सिर्फ आटा बन रहा है, तो ग्रेन्स को उन्होंने खरीदा, उन्होंने फ्लोर बनाया, उन्होंने सेल किया।
तो 8 रुपए में उन्होंने खरीदा था, तो 8 रुपए में तो बेचेंगे नहीं, ऑब्वियस है थोड़ा सा प्रॉफिट कमाएंगे। तो सोचो उन्होंने 10 रुपए में बेचा। ठीक है, अब ये फ्लोर को किसने यूज किया है? जो बिस्किट की कंपनी है उन्होंने यूज किया है, उन्होंने खरीदा। ठीक है, अब इसको उन्होंने क्या कन्वर्ट किया है? इसको उन्होंने बिस्किट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बिस्किट में उन्होंने कन्वर्ट किया तो जाहिर सी बात है अपने पास नहीं रखेंगे, ये भी सेल करेंगे। तो इन्होंने कितने में बेचा होगा? इन्होंने 10 में खरीदा था, तो 10 में तो बेचेंगे नहीं। चलो हम मान के चलते हैं कि इन्होंने 15 रुपए में बेचा पर पैकेट। ठीक है, अब जब यहां पे जीडीपी का कैलकुलेशन आएगा, तो हम जीडीपी में कौन सा अमाउंट लेंगे? दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट कौन सा है? एक ही प्रोडक्ट है, जो लास्ट में क्या बन गया है? बिस्किट बन गया है। प्रोडक्ट क्या है? एक ही प्रोडक्ट है। ग्रेन कोई प्रोडक्ट है क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया था फ्लोर में। ये कोई प्रोडक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि इसको यूज कर लिया गया था टू मेक बिस्किट। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? बिस्किट है। और बिस्किट का फाइनल वैल्यू क्या है? कितने में बेच रहे हैं? 15। तो अगर ऐसे मैंने कितने बिस्किट बेचे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर सोचो मैंने ऐसे 4 बिस्किट बेचे, 4 पैकेट बिस्किट के बेचे हैं, तो मेरा फाइनल अमाउंट क्या बन जाएगा? 60। कैसे आया? 15 into 4। सही बात है। तो ये 60 को मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं कहूंगी फाइनल वैल्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है मैम, ये तो हमें समझ गया। तो ये बताइए कि ये 8 और 10 को आप क्या कहोगे? है ना, इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू। और ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि जब जीडीपी का कैलकुलेशन होता है उस टाइम पे कौन सी वैल्यू यूज की जाती है? इंटरमीडिएट वैल्यू, फाइनल वैल्यू या बोथ? तो आपको क्या कहना है? आपको ये याद रखना है कि कौन सा यूज होता है? ओनली फाइनल वैल्यू। क्यों ऐसे? क्योंकि ये 8 रुपए में 2 रुपए ऐड करके 10 किया था ना, ये 10 में और 5 रुपए ऐड करके 15 किया था ना। मतलब ये 15 के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? ये 8 भी और ये 10 भी। तो एक ही अमाउंट को आप बार बार कैलकुलेट नहीं करते हो जब आप जीडीपी का कैलकुलेशन करते हो तब। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है कि सीधा सीधा फाइनल वैल्यू लेना है ऑफ द प्रोडक्ट दैट हैज बीन मेड। ठीक है, तो इसे यहां पर भी क्या बोल रहे हैं कि जीडीपी इज व्हाट? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो यहां पे जैसे ही आपको प्रोडक्शन पता चलता है, फिर आप सीधा सीधा क्या करते हैं? टोटल करते हैं और आपको मिल जाता है आपका जीडीपी का अमाउंट। ठीक है, यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया मैंने आपको दिखाया कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे और उस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अकेला भी इनकम जनरेट कर रहा हो, तो वो एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया, जैसे 30, 70 एंड 100। तो उस हिसाब से 200 हो गया अगर इंडिविजुअली कर रहे थे। अगर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं और वैसे कैलकुलेशन अगर करना पड़ता है तो आपको फाइनल वैल्यू लेना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है मैम, इसके ऊपर कुछ और है क्या जीडीपी में? नहीं, जीडीपी में इतना ही है। बस आपको जीडीपी का डेफिनेशन पता होना चाहिए एंड आपको यह पता होना चाहिए कि जीडीपी के कैलकुलेशन के टाइम पे क्या यूज किया जाता है। तो क्या यूज किया जाता है? फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ गया है हिस्टोरिकल चेंजेस इन दी सेक्टर। जब हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल चेंजेस के बारे में, जब भी याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाता है हिस्टोरिकल चेंजेस के बारे में, तो व्हाट इज द थिंग दैट दे आर आस्किंग इज एक्चुअली चेंज इन सेक्टर्स इंपॉर्टेंस। चेंज इन सेक्टर्स इंपॉर्टेंस मतलब क्या कि पहले कौन से सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, कौन सा सेक्टर सबसे ऊपर था, फिर उसके बाद क्या हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या इसमें कोई चेंजेस आया है? अगर नहीं आया है तो ओके, अगर आया है तो वो क्या है, यही है इसका एक्चुअली इसमें क्या पढ़ना है, वो इतना सा ही है। ठीक है, इसलिए हिस्टोरिकल चेंजेस इन दी सेक्टर बोला है कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन के लिए ये 3 जो ग्राफ है ये आपकी बुक से ली गए हैं और ये तीनों ग्राफ में ही इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली दिया हुआ है।
जैसे अगर आप देखेंगे ग्राफ नंबर 1, तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो वो क्या बता रहे हैं, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन। तो उन्होंने 2 साल लिया है, एक है आपका 1973-74 और दूसरा है आपका 2013-14। तो 73-74 में क्या था, सब कुछ बहुत कम था, है ना। बट अगर हम देखें कि किसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा था, तो उस टाइम पे किसका ज्यादा था, ब्लू कलर वाले का ज्यादा था, और वो कौन है, वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर। और फिर उसके बाद कौन था, उसके बाद हमारा टर्शरी सेक्टर था, एंड देन उसके बाद हमारा सेकेंडरी सेक्टर था। मतलब क्या है कि प्राइमरी सेक्टर पहले सबसे ऊपर हुआ करता था जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की, अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आपके बाकी के सेक्टर्स आते थे, सबसे ऊपर जो होता था वो प्राइमरी सेक्टर होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ हमारा आ रहा है शेयर इन सेक्टर्स, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंटेज वाइज। अब जब ये लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज वाइज सेक्टर की, अगेन इन्होंने ईयर लिया है 73-74 एंड 13-14। यहां पर अगर आप परसेंटेज देखोगे तो थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे क्या होने लगा है, चीजों में चेंजेस आने लगे। क्या होने लगा है, जैसे यहां पर हम बात करें परसेंटेज वाइज, तो प्राइमरी सेक्टर कितना परसेंटेज दे रहा है, 40% ऑफ जीडीपी, ठीक है। फिर हम बात करें अगर सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर कितना दे रहा है, 12%, सही बात है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर कितना दे रहा है, ये 40 और ये 12 हो गया, मतलब 52 इधर ही हो गया है, तो ये कितना दे रहा है, 48। मतलब आप समझ रहे हो ना, चाहे वो रुपीस में हो चाहे वो परसेंटेज में हो, पहले कौन इंपॉर्टेंट था, प्राइमरी सेक्टर, सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अब देखो यहां पे 2000, अब हमने 73-74 की बात कर ली, वहां पर क्या हुआ था, अगर मैं अमाउंट के हिसाब से देखूं तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ऊपर था जीडीपी में, अगर मैं उसको परसेंटेज वाइज देखूं तो भी प्राइमरी सेक्टर ऊपर था। अब अगर मैं उसको एम्प्लॉयमेंट वाइज देखूं, सेम ईयर, नहीं ईयर थोड़ा सा चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं उसको एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखूं कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बताओ कौन ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, तो अगेन यहां पर अगर आप देखेंगे तो 71% प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, 11% सेकेंडरी सेक्टर एंड 18% टर्शरी सेक्टर। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर सबसे ऊपर रहा करता था पहले। अब हम बात करते हैं करंट ईयर की, हम देखते हैं कि चेंज कितना हुआ है, शिफ्ट कितना आया है। तो अगर मैं बात कर रही हूं जीडीपी के बारे में इन अमाउंट, और मैं बात कर रही हूं 2013-14 की, ठीक है, मैंने पिछला पुराने साल की बात कर ली, अब मैं नए साल की बात कर रही हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या हुआ है, जीडीपी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में उससे ज्यादा है, एंड टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा है। देख रहे हो आप, पहले क्या हुआ था, पहले प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट पोजीशन पे था, अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गया है, टर्शरी सेक्टर। मतलब प्राइमरी सेक्टर पहुंच गया है सबसे नीचे, जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे पहुंच गया, और जो हमारा सेकंड पोजीशन पे था वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो भी मैं देख रही हूं यहां पे कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हो गया है, मतलब इनकम जनरेशन कम हो गई है। अगर सेकेंडरी सेक्टर का देखूं तो थोड़ी सी बढ़ी है पर ज्यादा नहीं है, और अगर टर्शरी सेक्टर का देखूं तो सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर ही कंट्रीब्यूशन देता है इन द जीडीपी। मतलब जो पैसे से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि कौन सी सेक्टर सबसे ज्यादा इकोनॉमी जनरेट करती है, सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करती है, तो वो कौन सी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, ठीक है। तो जीडीपी टर्शरी सेक्टर अब ज्यादा करती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल चेंज आया है क्या, हाँ। जहां पे पहले क्या था, प्राइमरी सेक्टर सबसे ऊपर था, अब कौन है, अगर हम जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे ऊपर आ गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, लास्ट वाला पॉइंट हमारा। जब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो यहां पर क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अभी भी, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पे 31 है, यहां पे 25 है, यहां पे 44 है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी भी सबसे ज्यादा कहां है, सबसे ज्यादा
प्राइमरी सेक्टर में है। ऐसे कैसे? अगर आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हो इनकम में, कंट्रीब्यूशन देते हो इंडिया के इकोनॉमी में, तो मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगा, ऐसा अज्यूम किया जाता है। ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इसलिए तो इनकम ज्यादा आ रही है, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है इनकम वाइज, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में टर्शरी सेक्टर सबसे ऊपर नहीं है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि लोग ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में है, फिर भी पैसा ज्यादा टर्शरी सेक्टर के पास से आ रहा है। ऐसे कैसे, या फिर ऐसा क्यों? बराबर है ना? आप तो ये देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले ही था कि प्राइमरी सेक्टर से ही पैसा सबसे ज्यादा आ रहा था और वहीं पे सबसे ज्यादा लोग थे। फिर उसके बाद प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर पे पहुंचा, लेकिन अभी भी लोग ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में ही हैं। तो जब प्राइमरी सेक्टर में लोग हैं तो फिर इनकम क्यों नहीं जनरेट हो रही? टर्शरी सेक्टर कैसे सबसे ऊपर पहुंच गया है? प्राइमरी सेक्टर क्या कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर के पास लोग होते हुए भी इनकम जनरेशन क्यों नहीं हो रहा है? अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूं अभी। सो यहां पर क्या हो रहा है, जब हम बोल रहे हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर में इतने सारे लोग हैं, जब सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वहीं पे है, मतलब सबसे ज्यादा लोग वहीं पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर फिर भी इनकम जनरेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो इनकम जनरेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पर है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वहां पे क्या है? वहां पे है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर आप बोल सकते हो अंडर एम्प्लॉयमेंट। ना मैम ये क्या होता है? आपने कहा कि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग होने के बावजूद इनकम ज्यादा जनरेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ठीक है, अब देखिए उसको ही हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, जैसे यहां पर भी एक एग्जाम्पल है, पहले इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, सरप्लस लेबर सप्लाई। मतलब क्या है? लोग हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मतलब मैं बोल सकती हूं कि हमारा क्या हुआ है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा लोग हैं, सरप्लस एक्स्ट्रा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? स्किल्ड वर्कर्स डूइंग अनस्किल्ड वर्क। मतलब क्या है? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है पर काम उतना ज्यादा है नहीं। लोग तो बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, बट उतना काम भी तो इंक्रीज होना चाहिए, काम उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जिनके पास काबिलियत है वो भी क्या कर रहे हैं? अनस्किल्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पेट पालने के लिए काम तो करना पड़ेगा। अब अगर मुझे कंपनी में काम नहीं मिल रहा तो मुझे फैक्ट्री में करना पड़ेगा, मुझे फैक्ट्री में नहीं मिल रहा तो मुझे रोड साइड पे काम करना पड़ेगा, पर काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा लोग हैं, बट हमारे पास उतना काम नहीं है देने के लिए। तो क्या हो रहा है? स्किल्ड लोग भी क्या कर रहे हैं? अनस्किल्ड काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स। यहां पे क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मेरे पास लोग बहुत ज्यादा हैं। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि तू मेरे लिए कितने अमाउंट में काम करेगा? तो वो बोल रहा है कि भाई मेरे को तो कम से कम 10,000 चाहिए, तू कितने में करेगा? अच्छा ये 10 बोल रहा है क्या? मैं 8 में कर लूंगा। ठीक है, तू आ जा। तू 8 में कर रहा है ना, तू कितने में कर रहा है? मैं 5 में करूंगा। ठीक है, तू निकल, तू आ जा। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे मेरे लिए एज अ एम्प्लॉयर मेरे लिए ये मैटर कर रहा है कि कौन मेरे लिए सस्ते में काम करके दे रहा है। यहां पे प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं सोच रही हूं मैं किसके बारे में सोच रही हूं कि कौन मुझे सस्ते में चीजें करके दे देगा, किसका एम्प्लॉय अगर मैं करती हूं तो मेरे को चीप पड़ेगा, मैं उस हिसाब से कर रही हूं। इस वजह से क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी क्या होती जा रही है? लो होती जा रही है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है कि एक्चुअल आउटपुट रिमेन्स अनचेंज्ड और लो। तो यहां पे क्या हो रहा है? उस हिसाब से इकोनॉमी जो है उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रही। ठीक है, अब ये तो इमेज का एग्जांपल था, हम एक दूसरा एग्जांपल लेके बात करेंगे जो कि आपकी बुक का एग्जांपल है, तो आपको चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे? वो ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि बंदा अपनी पोटेंशियल से कम काम कर रहा है,
जितना उसका लेवल है काम करने का उससे कम प्रोडक्टिविटी वो दे रहा है, उससे कम काम वो कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि बंदा क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब सोचिए यहां पे आपको इस तरह से दिया हुआ है कि एक घर है, ठीक है, ऐसे हम बचपन में बनाते थे एक्चुअली, पता नहीं ये छेद क्यों होता था। ठीक है, मैं यहां पे खिड़की भी बना देती हूं, चलो। हाँ ठीक है, ये घर है और इनके पास एक बड़ा सा उनका खेत है। ठीक है, अब यहां पे रहते हैं 5 लोग, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं रूरल एरिया के बारे में। क्यों मैम रूरल एरिया के बारे में आप बात कर रहे हो? क्योंकि बात प्राइमरी सेक्टर के बारे में हो रही है ना, इसलिए। ठीक है, अब इनके पास एक खेत है, ये खेत में ना 3 लोग भी अगर काम करेंगे ना तो भी बहुत है। ठीक है, ये खेत में अगर इनमें से सिर्फ 3 लोग काम करने के लिए आते हैं तो भी इनफ है, सारा कल्टीवेशन सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। लेकिन घर में कितने लोग हैं? 5। तो क्या हो रहा है, बारी बारी से वो आ रहे हैं। ठीक है, कभी ये 3 आ जाते हैं, कभी ये 3 का फंडा बन जाता है, कभी ये बीच के 3 आ जाते हैं, इस तरह से ये आपस में स्विच करते जा रहे हैं। ठीक है, ये खेत में कल्टीवेशन करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? सिर्फ 3 लोगों की। तो वो बारी बारी से आते हैं, कभी कभी 5 एक साथ भी आ जाते हैं। उससे कल्टीवेशन इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये खेत में जितना कल्टीवेशन हो सकता है उतना ही हो सकता है, आप उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। और जो लोगों की जरूरत है वो सिर्फ 3 है, 3 के अगर 5 हो जाएंगे तो कल्टीवेशन डबल हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं। बट ये 3 में से बाकी के जो 2 लोग हैं ये और कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इनके पास और कोई खेत है कि वहां पर जाके काम कर ले, ना उनके गांव में कोई और कंपनी है कि वहां पर जाके काम कर ले, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो उनके पास जो खेत है वहीं पे आके काम कर रहे हैं, जहां पे उनकी जरूरत नहीं है पर फिर भी वो काम कर रहे हैं। क्यों? ताकि ये फीलिंग रहे कि मैं भी काम करता हूं भाई, मैं भी जाता हूं खेत। समझ में आ रहा है? तो ऐसे टाइम पे आप उनको क्या कहते हो कि वो 2 लोग कौन है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। जहां पे एक्चुअली आप अगर काम नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें से पहले के 3 लोग, ये 3 आके अगर खेत में काम करते हैं और ये दोनों अगर नहीं करते हैं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि जरूरत 3 लोगों की है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि लोग ज्यादा हो गए हैं रूरल एरियाज में। जैसे अगर मैं बात करूं तो लोगों का पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों के पास कुछ और करने के लिए भी नहीं है, वहां पे ना फैक्ट्रीज अवेलेबल है ना कोई और चीज अवेलेबल है, तो वो क्या करें? तो वो अपने खेत में काम कर रहे हैं, जहां पे उनके पास पोटेंशियल होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पे कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहां पे इनकम जनरेशन बिकॉज ऑफ द 2 पीपल नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पर क्या हुआ है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। और इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर में चाहे जितना भी इंक्रीज हो जाए हमारा एम्प्लॉयमेंट, स्टिल इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे 3 की जगह पे 5 लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन कल्टीवेशन जितना होना चाहिए लैंड में उतना ही हो रहा है, उससे ज्यादा हो नहीं रहा। तो यहां पे क्या हो रहा है, लोगों की वजह से एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इनकम जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही। समझ में आ रहा है? क्योंकि लोग, चाहे मुझे 3 बंदे की जरूरत हो, उसकी जगह पे अगर मैं 6 को भी रख दूं, काम तो वही है जो है। भाई मुझे ये 10 पेपर को सॉर्ट करके चाहिए, अब तुम 2 लोग कर लो, तुम 10 को बुला लो, मुझे तो पर ये 10 पेपर ही चाहिए ना, वो उससे थोड़ी बढ़ जाएगा ज्यादा। अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे क्या हुआ है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, देयर इज नो इंडस्ट्रीज अवेलेबल, दैट इज व्हाई यहां पर क्या हुआ है, द पीपल आर वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल। जितना उनका लेवल है उससे कम वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज मतलब क्या है कि ये अनएम्प्लॉयड है, इनके पास कोई काम नहीं है पर ये छुपे हुए हैं।
ठीक है, ये 5 लोगों की फैमिली में नहीं दिखाना चाहते हैं कि 2 लोग जो हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये आपस में स्विच कर करके काम कर रहे हैं। बट एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है कि ये 2 लोग यहां से बाहर निकले और कहीं और पे काम करें, तो उससे क्या होगा, उससे इनकम जनरेशन होगा, इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। बट ऐसा वो करे तो समझ में आ रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया कैसे जा सकता है, तो कैसे हटा सकते हैं भाई, हम बोल सकते हैं इन्हें कहीं और जाके काम करने के लिए या किसी और के लैंड में काम करने के लिए, सो दैट वो उनको वेजेस देंगे और ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि सेमी रूरल एरियाज में आके वो क्या करे, फैक्ट्रीज बिल्डअप करे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करे। तो क्या होगा, वहां पे वर्कर्स की जरूरत होगी, तो ये 2 लोग वहां जा सकते हैं और इस फैमिली का इनकम क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। सही बात है, राइट। मैम फैमिली का इनकम इंक्रीज होगा, उससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, जब फैमिली का इनकम इंक्रीज होगा तो वो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, वो खर्चा कर रहे हैं मतलब वो चीजें खरीद रहे हैं। जब आप कोई चीज खरीदते हो तो आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हो, और वो टैक्स क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का इनकम। तो गवर्नमेंट को अगर इनकम कमानी है तो गवर्नमेंट को आपसे टैक्स देना पड़ेगा, और आप टैक्स तभी पे करोगे जब आपके पास इनकम होगी। तभी तो कोविड के टाइम पे हम नेगेटिव में पहुंच गए थे। क्यों पहुंच गए थे हम नेगेटिव में, क्योंकि लोगों के पास इनकम ही नहीं थी, पैसा ही नहीं था, तो वो क्या ही खरीदेंगे। अगर वो कोई चीज खरीद ही नहीं रहे हैं, कोई सर्विस को यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे कौन करेगा। अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स ही नहीं आएगा तो गवर्नमेंट के पास इनकम ही नहीं है, और अगर इनकम नहीं है तो जीडीपी ऑटोमेटिकली क्या जा रहा है, नीचे। समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या जरूरी है, ये पहचानना कि कहां पे एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट है और कहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट पहचानना बहुत आसान है, बंदा घर पे बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, तो वो अनएम्प्लॉयड है। बट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां पे लोग सारे काम कर रहे हैं, बट जिनकी जरूरत नहीं है वो भी वहीं पे काम कर रहे हैं। जहां पे लोगों की 3 लोगों की जरूरत है, वहां पे 5-6 लोग काम कर रहे हैं। तो वैसे टाइम पे वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है। इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, फिर भी इनकम जनरेशन सबसे लो है, क्योंकि यहां पे जो लोग हैं वो कैसे हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, जो कि हमें समझ नहीं आ रही। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि भाई इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड को ओवरकम कैसे करेंगे। तो यहां पे मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है कि आप क्या कर सकते हो, आप लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप लोन दोगे और बंदा वेल बनाएगा और उससे वो इरिगेशन कर पा रहा है, तो वो हो सकता है कि अपने लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 बार यूज कर पाए, सीजनल वाइज। तो इस तरह से क्या हो सकता है, इनकम जनरेशन हो सकता है इन दी प्राइमरी सेक्टर, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है, निकाला जा सकता है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो, इन एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा, मैं कल्टीवेशन ज्यादा नहीं कर पाती हूं क्योंकि मेरे पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। मुझे मालूम है कि मैंने ज्यादा अनाज अगर उगा लिया तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। समझ में आ रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है तो हो सकता है लोगों का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होने लगे एंड कहीं ना कहीं इनकम जनरेशन हो जाए। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो। अगर मुझे कोई ऐसा क्रॉप उगाना है जो मेरे लैंड पे उग सकता है, लेकिन उसकी जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल्स मुझे यूज करने होते हैं, जो सीड चाहिए होते हैं, वो सब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर गवर्नमेंट मुझे हेल्प करता है और मेरे को क्रेडिट फैसिलिटीज, बोला तो लोन प्रोवाइड करके अगर मुझे वो देता है और मेरा इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखता है, तो मैं ये सारे चांसेस लेने के लिए भी हो सकता है कि तैयार हो जाऊं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इंडस्ट्रीज अगर वो सेटअप करता है इन सेमी रूरल एरियाज, अगर वो सेमी रूरल एरियाज में जाके इंडस्ट्रीज को सेटअप करता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाता है, तो वहां के 5 में से 2 लोग यहां पर आके काम कर सकते हैं और इनकम जनरेशन हो सकता है। सही बात है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, मोटिवेट पीपल टू वर्क इन रूरल एरियाज।
यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि भाई पता है कि रूरल एरियाज में जो है लोग बहुत ज्यादा है, तो हम मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को वहां पर जाके काम करने के लिए। जैसे वहां पे लोग ज्यादा है और अगर बीमार हो रहे हैं तो हमें पता है कि वहां पे नर्सेस की रिक्वायरमेंट है, हमें पता है वहां पे हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, हमें पता है वहां पे हमें टीचर्स की जरूरत है, टूरिज्म को हम जो है बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अंडर एम्प्लॉयड को हटा सकते हैं। ठीक है, जो लोग ऐसे ही वहां पर बैठे हुए हैं उनको जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे वो 5 में से 2 लोगों को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको नर्स बना सकते हैं, कंपाउंडर बना सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जॉब फैसिलिटीज जनरेट कर सकते हैं। तो लोग क्या कर सकते हैं, मुझे पता है कि भाई ये जो है ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटल एक भी नहीं है। तो मैं अगर वहां पे जाके हॉस्पिटल को सेटअप कर दूं एज अ गवर्नमेंट, तो वहां पे डॉक्टर्स और नर्सेस भी आना शुरू हो जाएंगे, प्लस कंपाउंडर, और ये छोटे मोटे काम के लिए आप लोगों को भी हायर कर सकते हैं वही रूरल एरिया में से। तो इस तरह से क्या हो सकता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को निकाला जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं इनकम बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। जैसे कैसे कैसे, अगर आपकी प्लेस में बहुत ज्यादा हिस्टोरिक चीजें हैं तो आप टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर कुछ ऐसे क्राफ्ट है, जैसे वो होता है ना लाख की चूड़ियां, तो वो भी एक आर्ट है जो बनती है और लोग दूर दूर से आते हैं उसको चीज़ों को खरीदने के लिए। तो अगर आपकी भी स्टेट में ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ा सकते हैं दूसरे साइड में एग्रीकल्चर से हटा के, ताकि हमारा ओवरऑल इनकम जो है वो बढ़ पाए। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्हीं चीजों के बारे में कि किस तरह से इरेडिकेट किया जाए, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को कम किया, बढ़ाया जाए, किस तरह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, तो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो डिस्कस करने लायक है, वो है हमारे एमजी नरेगा 2005। ठीक है, इस एक्ट में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है राइट टू वर्क। जिसको काम करने की इच्छा है उसको काम मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ये इस एक्ट का मतलब है, राइट टू वर्क। जो बंदा काम करने लायक है और जिस बंदे को काम करना है उस बंदे को काम मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो अगर मैं एक ग्रेजुएट हूं, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूं, ठीक है, अगर मैंने ग्रेजुएशन किया, अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, अब मुझे ना जॉब चाहिए और मैं एबल भी हूं, मैं वो जॉब कर भी सकती हूं और मुझे जॉब चाहिए भी, तो मैंने क्या किया है, मैंने इस एक्ट में जाके रजिस्ट्रेशन किया है कि मुझे जॉब चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, जवाब आ जाएगा कि कहां पे जॉब मिल रही है। इनकेस अगर जॉब नहीं मिलती है तब तक तो मुझे गवर्नमेंट क्या करेगी, अलाउंस देगी। ये जो गवर्नमेंट मुझे जॉब देगी ये कितने टाइम के लिए होगा, ये होगा फॉर 100 डेज। देखो फर्स्ट सेंटेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिया हुआ है, ऑल दोज हु आर एबल टू, जिनको जो कर सकते हैं, एंड आर इन नीड ऑफ जॉब, जो जॉब कर सकते हैं और चाहते हैं जॉब करना, इन द रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो उनको साल में कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इन केस गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई है, तो वो उतने टाइम तक उसको क्या देगी, अलाउंस देगी। ठीक है, ठीक है मैम, यहाँ पे कैसे टाइप का जॉब होगा मैम, यहाँ पे जो एक्ट प्रिफर करता है वो जॉब कैसा है, यहाँ पे टू वर्क विच विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड इन फ्यूचर। तो मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो ज्यादातर टाइम जो है कंस्ट्रक्शन का काम होता है या एग्रीकल्चर का काम भी वो दे देते हैं। ठीक है, ज्यादा हाई लेवल पे यूज नहीं होता है ऐसा बोला जा सकता है, बट ये अभी भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो पहुंचे हैं वो है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर खत्म। अब हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट वाले सेक्टर में जहां पे बाइफर्केशन था ऑन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, याद है ना। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, आपको मैंने ये 2 फोटोज इसलिए दिखाए हैं ताकि मैं आपको डिफरेंशिएशन बता पाऊं। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो किस तरह से सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड है ना। देखो लोग बैठे भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में है, चेयर बियर सब लगा हुआ है, फाइल्स उधर अवेलेबल है, किसको क्या काम करना है सब कुछ प्री डिसाइडेड है। मतलब ये एक ऑफिस का लुक है जहां पे लोग सुबह आते होंगे, काम करते होंगे, शाम को चले जाते होंगे, है ना। यहां पर वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं
तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे कुछ विलेजर्स हैं जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कुछ फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल सेलर्स हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे कुछ क्राफ्ट बेचने वाले लोग हैं। ठीक है, इनका क्या है, इनका सब कुछ मतलब ये कहा जा सकता है। अब जैसे मैं कंस्ट्रक्शन साइट की बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है, सुबह सुबह एक ट्रक आती है, वहां पे नुक्कड़ पे कुछ लोग खड़े होते हैं, उनको लेकर जाती है और वहां पे वो लोग आके यहाँ पे काम करते हैं। शाम को फिर रात में ये लोग वापस घर चले जाते हैं और फिर उसके बाद सुबह अगर ये लेट हो गए तो ट्रक किसी और को उठा के लेकर चली जाएगी, ये रह जाएंगे। ऐसा वाला ही सीन होता है ना, आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है, मैं बता रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे सेक्टर्स का डिवीजन क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से हुआ है, तो हम एक सेक्टर को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, दूसरे सेक्टर को हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। नाउ कौन सा सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है, कौन सा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। जहां पे सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में हो रही है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां पे चीजें सिस्टमैटिक वे में नहीं हो रही है, जहां पे एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, वो सेक्टर कौन सा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मैम एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन क्यों, क्योंकि ये बाइफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, बराबर। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। क्या अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको क्या चीजें चाहिए, आपको क्या चीज मिल रही है, आपके साथ क्या गलत हो रहा है। ठीक है, इससे पहले वाले सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, इनकम से रिलेटेड होना चाहिए कि यहां से कितना इनकम मिला, यहां से क्या हुआ, यहां से कैसे उत्पादन हुआ, ये सब चीजें। जब आप यहां पे आ गए हो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के ऊपर, तो यहां पे आपको लोगों के बारे में सोचना है, वर्कर्स के बारे में सोचना है, एम्प्लॉयज के बारे में सोचना है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉय से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब जब मैं यहां पर बात कर रही हूं ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, तो क्या क्या चीजें हैं। ऑर्गेनाइज मतलब क्या, सब कुछ अच्छे से प्लान्ड है, सब कुछ अच्छा है। मतलब यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं, जो एम्प्लॉयज की कंडीशंस है वो कैसी है, बेहतर है, अच्छी है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है कि इनको फिक्स्ड और रेगुलर पे मिलता है। ये आते हैं तो इनकी सैलरी जो है वो प्री डिफाइंड है। अगर मैं कहीं पे जॉब कर रही हूं तो मुझे पता है मैं यहां जा रही हूं, मुझे 20,000 रुपए मिल रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, सैलरी जो है वो फिक्स्ड है और हर महीने मिलती है, रेगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अश्योर्ड वर्क है। मतलब क्या है, यहां पे पता है कि मेरा काम ये है, इस पे मुझे इतनी सैलरी मिलेगी और हर महीने मिलेगी। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का पहला फीचर, सब कुछ फिक्स्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट होता है। तो ये गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, जिस वजह से वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है। कैसे रूल्स, जैसे फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या चलना चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ग्रेच्युटी एक्ट है, एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब क्योंकि ये गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, इस वजह से वो एम्प्लॉयज के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि उसने सुबह 9 बजे एक एम्प्लॉय को बुलाया है और 12-1 बजे तक उनसे काम करा रहा है जबरदस्ती। वो ये नहीं कर सकता है कि एक एम्प्लॉय को उसने सैलरी दिया और दूसरे को नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है, वो ये नहीं कर सकता है कि एक बंदे को रात तक रुकाया है और उसको ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया। ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता है क्योंकि वो गवर्नमेंट के में रजिस्टर्ड है, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करता है। उसको पता है कि संडे को छुट्टी देनी है या वीक में एक दिन तो छुट्टी देनी ही है, तो वो चीज करेगा। समझ में आ रहा है, तो वो है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे ये चीजें होती है। नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होगा कभी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि मैं आज जॉब पे आई हूं और मुझे पता चला कि मेरे को जॉब से निकाल दिया, मेरी जगह पे किसी और को रख दिया। ऐसा नहीं होगा। अगर मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूं जॉब में तो भी मुझे नोटिस दिया जाएगा, मेरे पास 2 महीने का टाइम होगा दूसरी जॉब देखने का। ऐसा ही होता है हर ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने एक दिन की छुट्टी ली, दूसरे दिन आपकी जगह पे किसी और को बिठा लिया। नहीं, यहां पे क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है। मुझे पता है कि भाई मैं 6 दिन की अगर छुट्टी लेकर जा रही हूं प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ, तो 7वें दिन जब मैं यहां पर आऊंगी तो मेरी जगह ही रहेगी, मेरी जगह पे किसी और को नहीं रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है कि इसके अलावा क्या होता है, अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड होती है। जैसे इनको पेंशन मिलती है, इनको ग्रेच्युटी मिलता है, इनको हॉलीडेज मिलते हैं, इनको पेड लीव्स मिलता है, वगैरह वगैरह।
ठीक है। पेड लीव क्या होता है मैम? पेड लीव का मतलब होता है कि मैंने सोचो आज नहीं आई मैं, ठीक है, तो भी मेरी सैलरी नहीं कटेगी, उन्होंने मुझे उतनी छुट्टी ग्रांट कर रखी है। जैसे सोचो साल में मैं 28 छुट्टी ले सकती हूँ, तो उसमें से मैंने एक छुट्टी ले ली तो मेरी सैलरी पूरी आएगी, छुट्टी कटेगी। तो दैट इज व्हाट इज पेड लीव। कि आप लीव पे तो हो लेकिन पैसे नहीं कट रहे। क्या कट रही है? छुट्टी कट रही है, क्योंकि आपके पास उतनी छुट्टी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके अलावा क्या देते हैं? वो मेडिकल बेनिफिट्स देते हैं, वो वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो उनका बहुत अच्छा होता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज देते हैं, मतलब बेसिक चीजें वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कहाँ होता है? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहां होता है। तो मैम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा? बिल्कुल इसका उल्टा। ठीक है। अब जब मैं बात कर रही हूं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे सब कुछ स्कैटर्ड है। सब कुछ स्कैटर्ड है मतलब क्या? कि गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर नहीं है, ना कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी है। ठीक है। अब अगर एक बंदा है और उसको कहीं से सब्जियां मिल गई है और वो उसको बेचना चाह रहा है, उसके पास ठेला भी है उसका हैंडक्राफ्ट, तो वो उस ठेले को लेके इधर उधर कहीं भी घूम सकता है ना? गवर्नमेंट क्या उसके ऊपर नजर रख सकता है क्या? नहीं। अलग अलग ढाबा बन जाते हैं सब जगह पे, वहां पर भी आप छोटे छोटे बच्चों को भी रख लेते हो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, या फिर आप वहां पे भी कुछ लोगों को ऐसा हेल्पर रख लेते हो। तो यहां पर भी हेल्पर भी कैसा है? कभी भी आ जा सकता है। ढाबा भी कैसा है? अगर गवर्नमेंट की नजर पड़ गई तो लीगल नहीं है तो बंद हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब जैसे गांव में अगर आप जाओगे तो छोटे छोटे कोने होते हैं जहां पे चीजें मिल जाती हैं, तो वो भी क्या है? रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब रजिस्टर्ड नहीं है और स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीजें हैं, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो या नहीं? जब आप गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होते हो तो गवर्नमेंट कैन कीप एन आई ऑन यू, यू कैन से कि भाई ये रूल के खिलाफ है। बट जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है और छोटी सी है, कोई दुकान है, वहां पे आप एक बंदे के साथ अनजस्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? ठीक है। जैसे दिवाली आने वाली है तो आपने एक बड़ा सा ठेला लगा दिया, वहां पे आपने पटाखे बेचने शुरू कर दिए। ठीक है। अब सोचो आपकी दुकान जरा बड़ी सी है, तो वहां पे आपने एक हेल्पर को रख लिया। वो बंदा आपके पास 3 दिन आया, चौथे दिन उसने 1 दिन का छुट्टी लिया, 5वें नेक्स्ट डे पे जब वो आया तो उसकी जगह पे कोई और खड़ा है, तो वो जाके किसी से लड़ सकता है क्या? नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे उसके साथ अनजस्टिस हुआ। 1 दिन की छुट्टी तो ली थी, उसकी जगह पे किसी और को रख लिया तुमने, ये कैसे कर लिया? तो ये कहां होता है? ये होता है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पे वो क्या करते हैं? कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, जहां पे वो क्या है? आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। जहां पे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर नहीं है। मतलब क्या? 1 दिन की छुट्टी अगर तुम लेते हो तो हो सकता है दूसरे दिन वो तुम्हारी जगह पे किसी और को रख ले, या फिर अगर संडे की छुट्टी तुम लेते हो तो वो तुम्हारी सैलरी में संडे का जो पे है वो नहीं ऐड करे। अपने हिसाब से चल रहा है वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर रहा। वो नहीं देख रहा है कि भाई हफ्ते में 7 दिन बंदा आ रहा है, उसको 1 दिन का मैं आराम दे दूं। नहीं, वो सीधा बोलता है भाई देख तेरे दिन का बनता है, दिन का मैं तेरे को 100 रुपए देता हूं, अगर तू संडे नहीं आएगा तो तेरा 100 रुपए कट। तो ये क्या है? ये अनजस्टिस है, ये नहीं करना है। बट क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वो अपनी मनमानी कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है? द एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि देयर इज नो प्रोविजन। नो प्रोविजन मतलब क्या है? कभी मैंने ओवर टाइम काम किया तो उसका कोई पे नहीं है। अगर मैं बीमार हुआ, मैंने सिक लीव लिया तो मेरा पैसा कटेगा। उसी तरह से मेरे पास कोई हॉलीडेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे प्रोविडेंट फंड नहीं है, यहाँ पे ग्रेच्युटी नहीं है, पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिया गया है कि कौन कौन से होते हैं। शॉपकीपिंग्स होते हैं, फार्मिंग होता है, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं जो हमारे घर पे काम करने आती है, हमारी हेल्पर्स, लेबर होते हैं, रिक्शा पुलर्स होते हैं। इन सब के साथ ये होता है कि ये सब क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। ये सब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट की पकड़ में आ जाते हैं तो म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आती है, सामान उठा के उनका ले जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ क्या है? स्कैटर्ड है, किसी के अंडर कुछ नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बहुत बुरी है। जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। आप छुट्टी मांग रहे हो, आपको छुट्टी नहीं मिल रहा, उल्टा आपको यह कहा जा रहा है कि तू अगर कल नहीं आया तो तेरी जगह पे कोई और होगा, उसके बाद ऑफिस ही मत आना। ठीक है।
तो यहां पर उन्होंने क्या बताया है कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क करता है और कैसे हमें ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की जरूरत है। ठीक है, कंट्रोल में कैसे ला सकते हो आप? जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को और बढ़ाओगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जब आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करोगे तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाना कम करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। लास्ट सेक्टर पे हम पहुंच चुके हैं। ओनरशिप के अकॉर्डिंगली बाइफर्केशन कैसे हुआ था? एक था हमारा पब्लिक सेक्टर, दूसरा हमारा था प्राइवेट सेक्टर। तो वही चीजें हम देखेंगे। तो अब जब हम लोग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली, जब मैं बात कर रही हूं पब्लिक के बारे में तो मैं बात कर रही हूं गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, जब मैं बात कर रही हूं प्राइवेट के बारे में तो मैं बात कर रही हूं इंडिविजुअल के बारे में। ओके, यहां पे वो क्या कह रहे हैं? पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स, बेसिकली ये कौन से सेक्टर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जो लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। जैसे अगर मैं बात कर रही हूं बैंकिंग सेक्टर, तो हमारे पास पब्लिक सेक्टर्स भी है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स भी है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये गवर्नमेंट के अंडर आता है तो पब्लिक सेक्टर में आ गया। जैसे आईसीआईसीआई क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर में आ गया। उसी तरह से दूसरा हेल्थ, पब्लिक हॉस्पिटल्स भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। सेम गोज विथ एजुकेशन, पब्लिक स्कूल भी होता है, प्राइवेट स्कूल भी होता है। जस्टिस के साथ नहीं होता है, ये पूरा का पूरा किसके अंडर आएगा? पब्लिक सेक्टर के अंडर। ठीक है, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में बेसिकली हम किसके बारे में बात करने वाले हैं कि ज्यादा किसके कंट्रोल में होता है, ओनरशिप किसके पास होती है, एंड यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड होती है और कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है। तो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड होती है वो आप देखेंगे तो पब्लिक भी देती है, प्राइवेट सेक्टर्स भी देती है। तो हम किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन है या ये किसकी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो पहला हमारा पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे ओनरशिप जो है, जो एसेट ओन करता है वो सबसे ज्यादा कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स। ठीक है, मतलब शेयर की बात कर लो। हो सकता है कि इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर कोई कंपनी ओपन की हो, अगर गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है उसके अंदर, अगर सोचो गवर्नमेंट का शेयर जो है वो 51% है और दूसरे का 49% है, तो हम उस कंपनी को क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर बोलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर ज्यादा पावर है, यहां पे उनके अंडर ज्यादा एसेट्स है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स में एग्जांपल दिया गया है कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, और इसके अलावा मैंने पिछले स्लाइड में भी एग्जांपल दिया था, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि इनका मेन मोटिव क्या होता है? ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं इनका मेन मोटिव क्या होता है? उनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना टू द पीपल। इनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि प्रॉफिट होना ही होना चाहिए, नहीं, इनको भी चाहिए कि प्रॉफिट हो, बट प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस ये किसको देते हैं? लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाए, लोगों तक वो फैसिलिटीज पहुंचे, इस पे उनका ज्यादा फोकस होता है रादर देन प्रॉफिट अर्न करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट पैसा जो है वो कहां से रेस करती है? अब जैसे आपने यहां पर बोल दिया कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट से ज्यादा मतलब नहीं है, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो अगर कंपनी की जो है वो लॉस में चल रही है तो गवर्नमेंट सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसे कहीं ना कहीं से लेने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट पैसा कहां से उठाती है? गवर्नमेंट पैसा उठाती है थ्रू टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि भैया आप खर्चा करो, चीजें खरीदो, उस पे टैक्स है, वो टैक्स पे करो, ताकि हम भी आपको क्या कर पाए? सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो मैम गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है प्रॉफिट के बारे में? गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई प्रॉफिट अर्न करे, हमारे ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ा रही है। गवर्नमेंट प्रॉफिट के बारे में बच्चा इसलिए नहीं सोच रही है क्योंकि अगर गवर्नमेंट भी प्रॉफिट के बारे में सोचने लगे जैसे प्राइवेट सेक्टर सोचता है तो हमें बेसिक फैसिलिटीज मिलने में भी दिक्कत आ जाएगी। जैसे पब्लिक स्कूल है, वो आपको बहुत ही कम दाम में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अगर गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल का भी जो फीस है वो इंक्रीज कर दे, प्राइवेट सेक्टर जैसा कर दे, तो फिर जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? वो अपने बच्चे को लेकर एजुकेशन कहाँ प्रोवाइड करेंगे? तो जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, जो कम से कम लोगों को मिलनी ही चाहिए, उस पर गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा होता है।
ठीक है, वो सेक्टर्स हमेशा और ज्यादातर टाइम पब्लिक सेक्टर्स ही होते हैं। तो वहां पे गवर्नमेंट ये नहीं सोच सकती है कि भाई इसमें मुझे प्रॉफिट भी होना चाहिए। गवर्नमेंट का मेन मकसद ये होता है कि भाई मुझे लोगों को फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करनी ही है, ये बेसिक फैसिलिटी है, ये तो उनको मिलनी ही चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये बेसिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है। गवर्नमेंट के पास अगर कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इनकम चाहिए। तो गवर्नमेंट वो इनकम कहां से लेती है, टैक्स के थ्रू। समझ में आ रहा है। इसके अलावा क्या है, द थिंग्स दैट रिक्वायर हायर एक्सपेंडिचर, जिसमें ज्यादा एक्सपेंडिचर लगता है वो किसके अंदर आ जाता है, पब्लिक सेक्टर के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना खर्चा नहीं करना चाहता, या हो सकता है कि वो इतना खर्चा ना कर पाए। ठीक है, जैसे रेलवे फॉर एग्जांपल इतने टाइम से लॉस में जा रही है, उसमें एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हमेशा किसके अंडर होता है, पब्लिक सेक्टर के अंदर। क्योंकि रेलवे एक ऐसी फैसिलिटी है जो जनरल पब्लिक को चाहिए ही चाहिए। अगर आप मुंबई की बात करो तो यहाँ पे लोकल ट्रेन तो मुंबई की जान है, उसका दिल है। तो यहाँ पे अगर आपने इन्हीं सेक्टर्स को पब्लिक से प्राइवेट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा हो सकता है कि वो टिकट का दाम बढ़ा दे ताकि उनको भी पैसा मिले, ताकि वो और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर पाए। प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रही हूँ। लेकिन वो अगर दाम बढ़ाएंगे तो हमें दिक्कत है, क्योंकि भाई हमारी तो इनकम नहीं बढ़ रही ना, तुमने तो दाम बढ़ा दिया, हम क्या करें। तो इसलिए यहाँ पे झगड़ा ना हो, बेसिक फैसिलिटी सबको मिले, इसलिए क्या करती है, अगर जिसमें हाई एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ रही है तो वो हमेशा पब्लिक सेक्टर्स अपने पास रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उनका मेन मकसद क्या होता है, उनको सपोर्ट करना है फार्मर्स को और कंज्यूमर्स को बाय प्रोवाइडिंग देम बेसिक फैसिलिटीज। ओके, इजी है ना। चलो नाउ लास्ट हमारा आज का टॉपिक जो है आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आप बोल सकते हो इससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ओनरशिप ऑफ एसेट किसके पास होगी, इंडिविजुअल के पास। नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स बता दिए हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, दैट इज टिस्को, देन उसके बाद रिलायंस कंपनी हो गई। इनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और ये क्या करते हैं, ये हमेशा अपना चार्जेस हाई रखते हैं फॉर द सर्विसेज दे प्रोवाइड। जैसे प्राइवेट स्कूल्स, उनका फीस जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू पब्लिक स्कूल। एजुकेशन तो दोनों ही जगह पे मिल रही है, बट ये लोग कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से ये रेट बहुत ज्यादा हाई रखते हैं। बट एजुकेशन बेसिक फैसिलिटी भी है, इस वजह से पब्लिक सेक्टर्स में भी हमारे पास पब्लिक स्कूल्स अवेलेबल है, ताकि कॉमन चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो सभी को मिल पाए। ठीक है गाइस, तो आज का चैप्टर हो गया है खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 ग्रुप में डिवाइडेड था, ऑन द बेसिस ऑफ nature of economy, on the basis of ownership and on the basis of employment condition। यहीं पे आपका पूरा सिलेबस घूम रहा था। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी सेक्टर में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं बताऊंगी। ठीक है, चलो बाय बाय। Download the app now.